आप देख रहे हैं TNB। तो अब हम अगले 6 महीने तक वो स्ट्राइक हम नहीं कर सकते कानूनी तौर पे। अरविंद केजरीवाल की सरकार तो हड़ताल से डरी हुई थी और It would have the charter of demand, but now one of the major demands is that all the illegal termination should be withdrawn. हमारी यूनियन काम कर रही है, तब से स्ट्राइक्स को साबोटाज करने का काम, ब्लैक लेग्स का काम किया है और इस बार भी। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के प्रेसिडेंट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। 38 दिन तक हड़ताल चली है मैम, फैसला लगा दिया गया है, बीच में ही हड़ताल को रोक दिया गया है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो बेसिकली इनका डर दिखा रहा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार तो हड़ताल से डरी हुई थी और तमाम कोशिशों के बावजूद भी हड़ताल को तोड़ नहीं पा रहे थे। एक ऐतिहासिक हड़ताल थी है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी ये समझ में आ गया था कि जितनी फौलादी एकजुटता इस हड़ताल में औरतों की दिखी, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में जिस तरीके से पूरी हड़ताल चली, जिस तरीके से मजदूरों की ताकत दिल्ली की सड़कों पे 3 बार दिखी, मतलब सिविल लाइंस से जो हमने विश्वविद्यालय तक 2 रैलियां निकाली, विमेंस डे पे जो हज़ारों की संख्या में राजघाट से दिल्ली सचिवालय तक औरतें उतरी, जो लाल रंग था वो लाल रंग इनको काफ़ी डरा रहा था। तो डर के मारे दोनों के कुछ समझ में नहीं आया, मिली भगत कर ली और फिर ये जो काला कानून है वो हमारी स्ट्राइक पे लगाया। स्ट्राइक हमने कुछ वक्त के लिए सस्पेंड की है, हमने स्ट्राइक ख़त्म नहीं की है, ख़त्म करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम लोग अभी एक लीगल ऑप्शंस देख रहे हैं और हम लोगों ने आज ही लीगल रिप्रेजेंटेशन दोनों सरकारों को भेज दिया है और हम इस देश के न्याय व्यवस्था को एक चांस दे रहे हैं। इनका कहना, न्यायपालिका तो कहती है ना कि वो निष्पक्ष है, वो स्वतंत्र है, वो मतलब जुडिशरी जो है वो किसी के बहकावे में आके काम नहीं करती है और जन पक्षधर भी है। तो देखते हैं कितनी जन पक्षधर है, एक मौका इनको देते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी, कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, कुछ ही समय बाद हम लोग अपनी स्ट्राइक फिर शुरू करेंगे। पहले 58 दिन तक हड़ताल चली थी, मांगों को मान लिया गया था, लेकिन अब 38 दिन में ही ऐसा क्या जो है मतलब वर्कर्स हैं, जो हेल्पर्स हैं, क्या ऐसा रूप जो है वो गवर्नमेंट को देखने को मिला कि 38 दिन में उन्होंने फैसला लगाया? देखिए, 58 दिन भी इन्होंने मांगे नहीं मानी थी, ये मजबूर हो गए थे, तब भी मतलब ये ऐसा नहीं था कि इनका मन था। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, इस बार की स्ट्राइक देखिए अलग थी। इस बार की स्ट्राइक में बहुत सारे फैक्टर्स थे। एक तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारी यूनियन, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने दिल्ली की एक एक वर्कर हेल्पर को अपनी यूनियन से जोड़ा है और एक बहुत ही जनवादी तरीका है। ट्रेड यूनियन जनवाद किस तरीके से फंक्शन करता है हर मामले में, चाहे वो वित्तीय पारदर्शिता हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, बहुत ही आप कह सकते हो जो जनवादी उसूल हैं उनको हम फॉलो करते हैं। रेगुलरली हमारी बहनों की बैठकें होती हैं और ये स्ट्राइक आपको तो 38 दिन दिखी, लेकिन इसके पीछे एक लंबी मेहनत होती है ना। हम प्रोजेक्ट जाके मीटिंग्स करते हैं, सब कुछ करते हैं और इस बार जो मजबूती थी वो पहले की स्ट्राइक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी और जितनी संख्या में आंगनवाड़ी कर्मी शामिल हुए, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स 95 के 95 प्रोजेक्ट्स हड़ताल में शामिल थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है और दिल्ली में अगर आप एकमात्र यूनियन है तो आपके लिए ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज करना भी आसान होता है। बहनों को अपने नेतृत्व पे भरोसा है, यूनियन पे भरोसा है, तो वो भी बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सेदारी की। इसके अलावा जो बहादुरी दिखाई हमारी बहनों ने, ऐसा नहीं है कि दमन नहीं हो, आप तो लगातार कवर करती रही हैं। दिल्ली पुलिस का जो रवैया रहा है, आम आदमी पार्टी के गुंडों ने जो हमारी बहनों के साथ किया, उसके बावजूद हमारी बहनें लड़ती रहीं। हमने सुना था कि मारपीट की गई है उनके साथ जौहरीपुर उत्तर पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लंपटों और गुंडों ने हमारी बहनों के साथ मारपीट की थी, कपड़े फाड़े, बाल नोचे उनके, ये हुआ। और दिल्ली पुलिस जो वैसे तो केंद्र सरकार के मातहत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के इशारों पर उन्होंने हमारी बहनों के खिलाफ FIR की और इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन ये सब कुछ दमन के बावजूद स्ट्राइक बहुत मजबूती से चली। एक और फैक्टर ये भी है कि हमने जो नाक में दम करो अभियान अपना चलाया, ये सब मिक्स था। एक, सेंटर्स पूरी तरह बंद थे, काम पूरी तरह ठप थे। जहाँ हम बैठते थे, पहले विकास भवन, फिर अरविंद केजरीवाल का आवास और WCD का हेडक्वार्टर, वो कब्जा और वो ऑक्यूपेशन मूवमेंट जो वहाँ चला, उसकी भी मिसाल आपको अतीत में बहुत कम मिलेंगी। और तीसरा जो आप कह सकते हो, तीसरा जो
एक कह सकते हो स्तंभ था हमारे उसका, वो ये नाक में दम करो अभियान था, जिसकी वजह से ये सरकार बौखलाई हुई थी। आम आदमी पार्टी जानती है कि नगर निगम चुनाव में उनकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है, और हमारे अभियान का, हमारे बहिष्कार आंदोलन का बहुत असर था। दिल्ली की जनता इसको हाथों हाथ ले रही थी, और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि हिंदुस्तान में भी लोग इसको जान रहे थे। इसके अलावा जो हमें सपोर्ट मिला दुनिया के मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्रगतिशील मजदूर संगठन है देश के संगठनों से, वो भी, उसने भी हमारी बहनों का हौसला बढ़ाया। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे, इन्होंने मिलकर इस हड़ताल को वो बनाया जो ये हड़ताल थी, एक ऐतिहासिक फौलादी हड़ताल, जिसके आगे केजरीवाल सरकार नहीं टिक पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन सरकार लगातार हवाला यही दे रही है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थे वो जो राशन जिन लोगों को देते थे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो आते हैं, उनको जो है टाइम से राशन नहीं मिल रहा है आंगनवाड़ी बंद होने की वजह से, इसलिए भी ये स्ट्राइक जो है वो रुक। हाँ, क्यों नहीं मिल रहा है, सवाल तो ये होना चाहिए ना, स्ट्राइक होती ही क्यों है। वर्कर्स और हेल्पर्स अभी आंगनवाड़ी में भी, या फिर मजदूर मेहनतकश स्ट्राइक करते ही क्यों हैं? क्यों नहीं सरकारें ऐसे हालात उनको मुहैया कराती है कि उन्हें स्ट्राइक करने की नौबत ही नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं दिल्ली के तमाम कारखानों में इन्हीं के पार्टी के फैक्ट्री मालिक हैं जो न्यूनतम वेतन तक लागू नहीं करते हैं। अब आप वहाँ के मजदूर को कहेंगे अब स्ट्राइक मत करो, ये संभव है? आप आंगनवाड़ी कर्मियों को 8-8 महीने तक मानदेय नहीं दोगे, आप कहोगे स्ट्राइक मत करो? आप आंगनवाड़ी कर्मियों को महंगाई और वर्कलोड के हिसाब से उनका वेतन मान नहीं उनको दोगे और वो स्ट्राइक नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं है, स्ट्राइक तो करेंगे। आपने जैसी स्थितियाँ पैदा की है, स्ट्राइक के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। दूसरी बात, हमेशा कहा जाता है आम जनता प्रभावित है। हम कौन थे? आंगनवाड़ी के वर्कर्स और हेल्पर्स भी तो आम लोग हैं। ये देखिए सरकार कितना खतरनाक खेल खेलती है। आंगनवाड़ी स्कीम क्यों, कहाँ पर मतलब इसको लागू किया जा रहा है? गरीब मेहनतकश तबकों के बीच में। वहीं की स्त्रियों को सरकार रखती है काम के लिए, यानी स्त्रियों के सस्ते श्रम का अतिशोषण करती है, उसी कम्युनिटी के लिए कुछ करने के लिए, वापस वहीं जाने के लिए। लेकिन हम भी तो प्रभावित हो रहे थे ना। हम जानते हैं कि दिल्ली की जनता प्रभावित हो रही थी, लेकिन इसके लिए दिल्ली सरकार और उनका गरीब विरोधी, जनता विरोधी रवैया जिम्मेदार है। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई है, जिस तरीके से महिलाओं को लेके वादे वहां पर किए गए थे, तो क्या कहें कि वहां की महिलाएं जो हैं वो भरोसा जता रही हैं अब आम आदमी पार्टी पर? नहीं, देखिए पंजाब में तो एक विकल्पहीनता की स्थिति थी, और हमेशा पूंजीवादी चुनावी राजनीति में ये होता है। कांग्रेस अकाली दल तो कहीं थे ही नहीं। कांग्रेस में खुद ही इतनी इनफाइटिंग चल रही थी, कौन लीडर है कौन नहीं है यही नहीं पता चल रहा था। अकाली दल की हालत सबको पता थी, बीजेपी कहीं थी ही नहीं। तो एक नया विकल्प के रूप में ये वहाँ गए, जैसे कि दिल्ली में आए थे। अब दिल्ली की जनता तो तजुर्बे से जानती है कि ये किस तरीके का फर्जीवाड़ा करते रहे। पंजाब की जनता भी समझ जाएगी अपने तजुर्बे से। समझदारी तो अगर दिखाती तो हमारे कहने पर समझती, लेकिन कभी कभी तजुर्बे से भी समझते हैं, और तजुर्बे से समझेंगे। और वहाँ की महिलाएं और आंगनवाड़ी कर्मी भी, हम तो यही कहेंगे कि अब इनके पीछे पड़ी है। इन्होंने कहा आपका मानदेय डबल करेंगे, अब इनको डबल करने दीजिए आपका मानदेय। इन्होंने सारी महिलाओं को कहा कि वो हज़ार रुपए, ये तो क्या है, घूस है ये, है ना। आप हज़ार रुपए का एक इस तरीके का पॉपुलिस्ट नारा दे देते हैं, सबको 1000 रुपये मिलेगा। क्यों? आप बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं देते हो सारे लोगों को? सारे जो भी लोग काम करने लायक है, सरकार उनको कम से कम 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे, सबको पक्का रोजगार दे। ये कोई वायदा नहीं करेगा, ये आम आदमी पार्टी भी वायदा नहीं करेगी। इसका तो वायदा 2014 में पहली बार आए थे कि हम ठेका प्रथा दिल्ली से खत्म कर देंगे, सारे ठेका कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। कहाँ हुआ है? दिल्ली में 55,000 पोस्ट खाली पड़ी हैं सरकारी कर्मचारियों के, नहीं भर रहे हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक से लेकर जो दिल्ली स्कूलों के तथा कथित ये दिल्ली मॉडल है, इसकी असलियत सब जानते हैं कि दिल्ली मोहल्ला क्लिनिकों में दिल्ली सरकार के मातहत आने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस से जो है ओवर टाइम काम करवाया जा रहा है। कोई नई भर्तियां तो हो नहीं रही हैं। स्कूलों में भी कोई नए स्कूल तो खुले नहीं हैं। इन्होंने तो कहा था 500 नए स्कूल खुलेंगे, कहाँ खुले? अब ये इनके शिलान्यास चल रहे हैं क्योंकि अब निगम चुनाव है। तो निगम चुनाव में तो आपको पता ही है कि आंगनवाड़ी कर्मी इनको अच्छा आनंद देंगी। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगी कि हड़ताल बीच में ही ख़त्म हो गई है, हालांकि आपकी हड़ताल में हज़ारों की संख्या में जो महिलाएं कार्यकर्ता जो हैं वो जुड़ी हुई थी, लेकिन अब आप उन महिलाओं को क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हड़ताल रुकने से कहीं ना कहीं डर जो है महिलाओं में अब बन गया है कि क्या होगा, मानदेय में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाए? नहीं, देखिए एक तो हड़ताल ख़त्म नहीं हुई, मैं फिर क्लियर करना चाहती हूँ, स्थगित हुई है। इसके अलावा हमारी हड़ताल की वजह से ही इनको जो मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा करनी पड़ी
वो इन्होंने की। हमारी हड़ताल की वजह से जो मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उनका पद उनसे छीन लिया गया। नवलेंद्र कुमार सिंह जो जॉइंट डायरेक्टर हैं वो भी अब जॉइंट डायरेक्टर नहीं, अब कोई नई जॉइंट डायरेक्टर आई है। तो हड़ताल को राजनीतिक जीत तो काफ़ी बड़ी मिली है। जहाँ तक हमारी रणनीति है, ज़ाहिर तौर पे हम लोग मीटिंग्स का सिलसिला हमारा जारी रहता है। अभी भी कोई भी छोटा मसला होता है तो हमारी बहनें हमें बताती हैं और तत्काल आज ही हमने WCD का घेराव किया है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर का, लेकिन पूरी की पूरी इनकी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अफसरशाही गायब है, कोई वहाँ नहीं बैठा है। रोज़ इनकी मीटिंगें चल रही है। कौन सी मीटिंगें चल रही हैं? ये अंदर खाने बैठकर इलीगल टर्मिनेशंस करने की तैयारी शायद कर रहे होंगे। तो हम इनको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर ये इस तरीके की कोई साजिश करने वाले हैं, कोई गुस्ताखी करने वाले हैं, तो इनको ये बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि हड़ताल पे स्थगन लगा है, हमने सस्पेंड किया, ख़त्म नहीं किए। एक छोटी सी गलती इनकी तरफ से हमें रोक नहीं पाएगी और हम फिर से दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी हेल्पर्स एंड वर्कर यूनियन की लीगल एडवाइज़र इस वक्त हमारे साथ हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से 31 जनवरी से अगर हम कहें तो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब उन पे हेस्मा लगा दिया गया है। ये हेस्मा क्या है, इसकी डिटेल में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्नेहा मैम। किस तरीके से जो ये एक्शन लिया गया है इसके बारे में हमको जानना चाहिए। जो ये एक्ट है हरियाणा एसेंशियल कमोडिटीज़ मेंटेनेंस एक्ट, ये एसेंशियली ये कहता है कि कोई भी इंसान जो गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो भाषा है वो ऐसा कुछ कहता है कि एनीबडी एम्प्लॉयड वेदर पेड और अनपेड, मतलब चाहे वो वैतनिक हो या अवैतनिक हो, चाहे उनका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ भी हो, किसी भी तरीके का हो, अगर वो एसेंशियल कमोडिटी एक एसेंशियल सर्विस अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो वो स्ट्राइक नहीं कर सकता। अगर वो स्ट्राइक करते हैं तो इस कानून के तहत सरकार उनको स्ट्राइक करने से रोक सकती है 6 महीने के लिए। अब जो 9 तारीख का नोटिफिकेशन मिला है हमारे यूनियन को, उसमें यही कहा गया है कि आपको हम एज एन एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर करते हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए जो हेस्मा है उसको आप पे एप्लीकेबल करके आपको हम प्रोहिबिट कर रहे हैं स्ट्राइक करने से अगले 6 महीने तक। तो ये बेसिकली हुआ है 9 तारीख को, और अब क्योंकि वो हम पे एप्लीकेबल किया गया है, हमें एक एसेंशियल सर्विस माना गया है, तो अब हम अगले 6 महीने तक वो स्ट्राइक हम नहीं कर सकते कानूनी तौर पे। बट अगर आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट देखें, वो ये भी कहता है कि अगर किसी भी एसेंशियल सर्विस में के जो कर्मचारी हैं जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उनको नोटिस दिया जाता है स्ट्राइक प्रबंध मतलब रोकने के लिए, तो फिर उनका ये जो डिस्प्यूट है इसको किसी कोर्ट या किसी ट्राइब्यूनल में रेफर करना पड़ेगा उसके रेजोल्यूशन के लिए। जैसे कि हमारा मेन मुद्दा क्या है, मेन डिस्प्यूट क्या है, वेजेस का रेगुलराइजेशन का। और अब क्योंकि टर्मिनेशंस हुई है, वो टर्मिनेशंस जो इलीगल टर्मिनेशंस हुई है उनका इशू रेज करने का, जो 3000 से ज़्यादा शो कॉज जारी किए गए हैं उनका। और अब जो हमारी जो बहनें हैं उनको रोका जा रहा है ड्यूटी ज्वाइन करने से। रोका मतलब क्या, आप वो कह रहे हैं आप हमें लिखित में दो कि आप माफ़ी मांग रहे हो, आप लिखित में दो कि आप दोबारा स्ट्राइक नहीं करोगे, तभी हम आपको ज्वाइन करने देंगे। तो जो ये मुद्दे हैं, ये जो डिस्प्यूट है, ये जो मुद्दे हैं, इनको किसी कोर्ट या किसी ट्राइब्यूनल के सामने ले जाके उनका एक फुल एंड फाइनल जो आई थिंक रेजोल्यूशन है उसका जो रेफरेंस वो भी सरकार को करना पड़ेगा। सरकार ने वो नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ पाबंदी लगा दी कि भाई तुम तो नहीं कर सकते स्ट्राइक। तो इस मुद्दे को अब हम आगे ले जाना चाहते हैं। हमने सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया है कि आपने हम पे हेस्मा लगा के हमें रोक दिया है, तो बाकी का काम भी तो करो, और जो रेफरेंस कानूनी तौर पे आपको करना चाहिए वो रेफरेंस आप 1 हफ्ते के अंदर करो टू द अप्रोप्रिएट बोर्ड और टू द अप्रोप्रिएट कोर्ट और ट्राइब्यूनल, ताकि ये जो जितने भी मुद्दे हैं जो हमने आज हम डिस्कस किए, इन मुद्दों का एक फुल एंड फाइनल सोल्यूशन निकल सके। तो क्या लीगल एक्शन जो है वो यूनियन की तरफ से लिए जाएंगे, क्या स्टेप जो है वो आगे, क्योंकि प्रोटेस्ट को रोक दिया गया है, तो अब क्या किया जाएगा? जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जो 27 टर्मिनेशन इलीगल टर्मिनेशंस हुई हैं उनको हम कोर्ट तक लेके जाएंगे, क्योंकि ये जितनी भी टर्मिनेशंस हुई हैं, जो शो कॉजेज मिली हैं, ये इलीगल है। जैसा मैंने कहा, शो कॉज दिया, उसके 5 मिनट बाद टर्मिनेशन का लेटर पकड़ा दिया, ये तो गैर कानूनी है। कौन सा कानून कहता है? हमारा संविधान भी कहता है कि आप ये नहीं कर सकते। तो ये जो टर्मिनेशन है, इनको जो शो कॉजेज गई हैं, बहनों को जो रोका जा रहा है, इस मुद्दे को हम कोर्ट तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली गैर कानूनी है। उसके अलावा हेस्मा लगा के हमें रोका है आपने, क्योंकि आप कह रहे हो कि नहीं, आप एक एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आपके स्ट्राइक पे जाने से ये सर्विसेज जो बिलो पॉवर्टी लाइन के पॉपुलेशन है उनको ये सर्विसेज नहीं मिल रही, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उनको खाना नहीं मिल रहा, तो इसीलिए आप इस पर स्ट्राइक नहीं कर सकते। हमने स्ट्राइक रोक दिया,
लेकिन जो बाकी है, जो रेफरेंस की ज़रूरत है, हमने डिमांड करी है सरकार से कि आप वो रेफरेंस 1 हफ्ते में करें ताकि ये मुद्दा रेफरेंस के थ्रू कोर्ट में ले जाया जा सके। लेकिन अगर वो रेफरेंस नहीं किया जाता तो हम कोर्ट में जाकर रेफरेंस मांगेंगे कि कानून ये कहता है कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपने हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया है स्ट्राइक करने से, क्योंकि हम एक एसेंशियल सर्विस है, ये कह के आप हमें अप्रोप्रिएट ट्राइब्यूनल में आप हमें रेफ़र कीजिए, हमारे डिस्प्यूट को रेफ़र कीजिए और वहाँ पे इसका प्रॉपर एक सोल्यूशन निकले। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इसका सोल्यूशन हमें या तो सरकार रेफरेंस के थ्रू दे या फिर हम कोर्ट में जाके रेफरेंस मांगे। आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी हेल्पर्स एंड यूनियन की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सीधे तौर पर जो सरकार की तरफ से हैसमा प्रदर्शनकारियों पर जो लगाया गया है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर, वर्कर्स पर जो लगाया गया है, उसे लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि उनकी जो लीगल एडवाइज़र थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरीके से एक्शन जो लिया गया है हम भी उसको लीगल तौर पर ही सुलटेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितनी तमाम तरीके की कोशिश सरकार की तरफ से हमारे प्रदर्शन को ख़त्म करने की जा रही हैं, ये सभी जो है वो नाकाम साबित होंगी। क्योंकि पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में भी जिस तरीके के वादे किए थे, हालांकि वहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, इसको लेकर भी जो शिवानी जी थी, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि वहाँ पे कोई और विकल्प नहीं था। इसीलिए जनता ने एक मौका देने के तौर पर जो है आम आदमी पार्टी को चांस दिया है। लेकिन अगर बात करें वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स की, तो उन्होंने अपनी हड़तालों को ख़त्म नहीं किया है, जैसे कि उन्होंने बताया, स्थगित कर दिया है कुछ समय के लिए, जब तक कोई पूरी तरीके से कोर्ट से या कहीं की सरकार की तरफ से कोई निर्णय साफ तौर पर नहीं आ जाता है। लेकिन अब देखना यही होगा कि कब तक जो है ये नतीजे या तस्वीरें जो हैं वो कब तक साफ होती हैं और क्या कुछ नतीजे जो हैं वो निकलकर सामने आते हैं। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।